हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे। जैसे कि इस वाले वीडियो में हम डिस्कस किए हुए हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है, वो फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है, इसमें किन कौन कौन से थीम्स को डिस्कस किया जाता है, फिर ऑथर्स एंड वर्क्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, मतलब कौन कौन से ऑथर आए और कौन कौन सा उनका फेमस वर्क रहा, तो वो डिस्कस किए हुए। फिर लीडर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के जो 3 फेमस लीडर हैं, जो कि है एक उसमें से एडवर्ड डब्ल्यू शेड। एडवर्ड डब्ल्यू शेड के बारे में डिस्कस किए हुए। इनका काफ़ी फेमस वर्क है ओरिएंटलिज्म, जो कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड है। एडवर्ड डब्ल्यू शेड के ना ओरिएंटलिज्म से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, ये डिस्कस किए हुए। उसके बाद गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का जो है कैन द सबल्टर्न स्पीक, इस वाले टॉपिक को डिस्कस किए हुए। एंड होमी के वावा का जो है ना लोकेशन ऑफ द कल्चर से हाइब्रिडिटी, एम्बिवेलेंस एंड मिमिक्री, इन सारे टॉपिक को कवर अप किए हुए। ठीक है, ये सारा पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको जिस अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना, आपको आंसर उस अकॉर्डिंग देना है। हम कोशिश कवर अप करने के सारे टॉपिक को किए हुए हैं। सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म मीन्स टू द टाइम आफ्टर कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म का अर्थ होता है कि कॉलोनियलिज्म के बाद का समय। अब कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म होता है उपनिवेशवाद, और उपनिवेशवाद को नॉर्मली हिंदी में हम समझ सकते हैं कि जब कोई एक शक्तिशाली राज दूसरे कमजोर राष्ट्र पे, मतलब उसका आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उस पर अपना अधिकार कर लेता है ना, तो उसी को कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ना हम कॉलोनियलिज्म के बाद के बारे में डिस्कस करते हैं, इन विच, जिसमें कि द ब्रिटिश एम्पायर डोमिनेटेड इन मैनी कंट्री, जिसमें कि ब्रिटिश एम्पायर जो है ढेर सारी कंट्री पे जो शासन किए ना, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म में। उसी से रिलेटेड टर्म है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इट रिफर्स टू द डिस्कोर्स विच डील्स विथ, ये जिक्र करता है उन डिस्कोर्स, उन डिबेट का, उन बातचीत का जो कि संबंधित है द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन कल्चर एंड सोसाइटी, कि जो कॉलोनाइजेशन हुआ, जो वो शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राज्य पे अपना अधिकार किए, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा कमजोर राज्य के कल्चर पे, सोसाइटी पे ना, उसका अध्ययन किया जाता है इसमें। ड्यूरिंग एंड समटाइम्स आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड, मतलब कॉलोनियल पीरियड के दौरान और कॉलोनियल पीरियड के कुछ समय बाद, द कॉलोनाइजेशंस थॉट, जो कॉलोनाइजेशंस थॉट है, पार्टिकुलरली वेस्टर्न थॉट, और इसमें से विशेष रूप से वेस्टर्न थॉट, मतलब जो पश्चिमी लोगों का थॉट था, पश्चिमी लोग इसमें हम लोग बोल सकते हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूरोप, न्यूजीलैंड, तो इन सारे लोगों को जो थॉट था ना, हैव डोमिनेटेड वर्ल्ड कल्चर, तो वो ना पूरे वर्ल्ड के कल्चर को डोमिनेट किया, मतलब वो पूरे वर्ल्ड के कल्चर को प्रभावित किया, मतलब इसका असर देखने को मिलता है वेस्टर्न थॉट का पूरे वर्ल्ड के कल्चर पे। नेक्स्ट है कॉलोनाइजेशन बिगेन ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। कॉलोनाइजेशन जो आरंभ हुआ वो 15th सेंचुरी के टाइम हुआ, एंड एंडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ आते आते ये खत्म हुआ। सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट एंड थीम्स दैट पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक्सप्लोर्स ड्यूरिंग, कुछ प्रमुख अवधारणा और विषय जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक्सप्लोर करता है, जिसके बारे में जिक्र करता है, उसमें शामिल है द क्रिटिक एंड रिविजन ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। इसमें ना आलोचना की जाती है, क्रिटिक इट मीन्स आलोचना की जाती है, और रिविजन इट मीन्स पुनरीक्षण किया जाता है कॉलोनियल लेगेसी का, कॉलोनियल विरासत का, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कंटेम्प्रेरी इशू, और कंटेम्प्रेरी इट मीन्स जो समकालीन इशू है और जो समकालीन मुद्दा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है कॉलोनियलिज्म का, सच है जैसे कि ग्लोबलाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, माइग्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, रेसिज्म पे क्या प्रभाव पड़ता है, जेंडर, ह्यूमन राइट्स, इन सारे अवधारणा को, इन सारे विषय को पोस्ट कॉलोनियलिज्म में डिस्कस किया जाता है। द रिप्रेजेंटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड इन लिटरेचर, आर्ट, मीडिया एंड हिस्ट्री, और किस तरीके से लिटरेचर इट मीन साहित्य में, आर्ट, कला में, मीडिया और हिस्ट्री में ना रिप्रेजेंटेशन किया जाता था, इट मीन्स वर्णन किया जाता था, कंस्ट्रक्शन इट मीन्स निर्माण किया जाता था कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड का ना, इन सारे चीज को भी डिस्कस किया गया है पोस्ट कॉलोनियलिज्म में। द हाइब्रिडिटी एंड सिंक्रेटिज्म ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटीज इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में ना कल्चर और आइडेंटिटीज का ना हम लोग को हाइब्रिडिटी इट मीन संकरता देखने को मिलता है, और सिंक्रेटिज्म इट मीन समन्वयता देखने को मिलता है। हाइब्रिडिटी इट मीन्स पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में क्या होता है कि मतलब दो अलग अलग जगह के लोग हैं, तो दोनों का कल्चर एक दूसरे से प्रभावित होता है, और मतलब एक तरीके से काम करता है। ठीक है, दोनों का कल्चर एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हुआ, और फिर दोनों मिलके दोनों का कल्चर एक तरीके से काम करता है, तो वो समन्वयता भी देखने को मिलता है हम लोग को पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में। द रेसिस्टेंस एंड सबवर्जन ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड पावर स्ट्रक्चर्ड, कि कैसे कॉलोनियल डिस्कोर्स इट मीन्स औपनिवेशिक डिबेट या बातचीत का, और पावर स्ट्रक्चर इट मीन्स सत्ता संरचना का ना रेसिस्टेंस इट मीन्स प्रतिरोध किया जाता था, और सबवर्जन इट मीन्स विनाश किया जाता था बाय कॉलोनाइज्ड पीपल, कॉलोनाइज्ड लोगों के द्वारा, औपनिवेशित लोगों के द्वारा। तो ये चीज भी हम लोग को पोस्ट कॉलोनियलिज्म
में देखने को मिलता है। इसलिए जो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज नॉट ओनली रेलिवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। पोस्ट कॉलोनियलिज्म से इससे संबंधित नहीं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म के थ्रू हम लोग पास्ट को समझते हैं, बट ऑल्सो फॉर इंगेजिंग विद द प्रेजेंट एंड इमेजिनिंग द फ्यूचर। ये संबंधित है प्रेजेंट से भी, इट मीन्स वर्तमान काल से भी संबंधित है, इमेजिनिंग द फ्यूचर, और इसके थ्रू ना कल्पना की जाती है फ्यूचर की भी। तो इस वजह से पोस्ट कॉलोनियलिज्म का अध्ययन जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो हम लोग के प्रेजेंट से भी रिलेटेड है और इससे हम लोग फ्यूचर की भी कल्पना कर सकते हैं। अब आगे है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है, वो देख लेते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज ए टर्म। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है एक टर्म है दैट रिफर्स टू ए वाइड रेंज ऑफ लिटरेरी वर्क्स, जो कि संबंधित है ढेर सारे साहित्यिक वर्क से, प्रोड्यूस्ड बाय ऑथर फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड कंट्री और रिलीजन। मतलब फॉर्मरली इट मीन्स हो जाता है जो पूर्व कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, और जो पूर्व कॉलोनाइज्ड रीजन इट मीन्स क्षेत्र थे ना, तो उनके जो ऑथर्स के द्वारा लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किया गया ना, तो उसी को हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। इट इज जॉनरा या शैली है दैट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स एंड ऑफ्टन कॉन्ट्राडिक्ट इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो कि एक्सप्लोर करती है, व्याख्या करती है जटिल और कॉन्ट्राडिक्ट इट मीन्स असंगत जो प्रभाव पड़ा कॉलोनियलिज्म का उसकी, एंड इट्स आफ्टरमैथ, और इसका क्या दुष्परिणाम पड़ा ऑन कल्चर्स आइडेंटिटी पे एंड हिस्ट्रीज ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल, और कॉलोनाइज्ड पीपल के इतिहास पे ना देख वो सारा चीज जो है एक्सप्लोर किया गया है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कैन बी रिटन इन इंग्लिश। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को जो है इंग्लिश में लिखा जा सकता है, और इन अदर लैंग्वेजेस, और भी ढेर सारे लैंग्वेजेस में, सच जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश एंड मैनी मोर, इन सारे लैंग्वेज में भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को लिखा गया है। इट कैन ऑल्सो फॉलो वेरियस लिटरेरी ट्रेडिशन। इसमें ढेर सारे लिटरेरी ट्रेडिशन को भी फॉलो किया गया है, साहित्यिक परंपरा को, एंड जॉनराज इट मीन शैली को, सत्य जैसे कि रियलिज्म, मॉडर्निज्म, मैजिकल रियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, सटायर, एलेग्री, पोइट्री, ड्रामा एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये सारा शैली जो है, ये सारा जॉनरा जो है, ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर में फॉलो किया गया। नेक्स्ट है थीम ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के थीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, विषय के बारे में। Some of the common themes and issue that post-colonial literature address are, कुछ सामान्य विषय और मुद्दे जिसको कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में एड्रेसेड इट मीन संबोधित किया गया है, जिनका जिक्र किया गया है, वो है रेसिज्म इट मीन हो जाता है नस्लवाद, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का जिक्र किया गया, फ्यूचर भविष्य के बारे में बात की गई है, ट्रांसफॉर्मेशन इट मीन बदलाव परिवर्तन के बारे में बात किया गया है, कॉलोनियलिज्म इट मीन्स उपनिवेशवाद के बारे में बात किया गया है, नेशनलिज्म इट मीन्स राष्ट्रीयता के बारे में बात की गई है, आइडेंटिटी इट मीन्स पहचान के बारे में बात की गई है। तो इन सारे इशू और थीम्स पे जो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में मेनली डिस्कस किया जाता है। सम ऑफ द वेल नॉन ऑथर्स एंड वर्क्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आर, कुछ वेल नॉन इट मीन्स प्रसिद्ध ऑथर्स और उनके वर्क्स जो कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से संबंधित है। तो आगे हम ऑथर्स उनके वर्क्स को डिस्कस किए हुए हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम इस वाले वीडियो में ढेर सारे टॉपिक को कवर अप किए हुए हैं, ठीक है। आपको जिस अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो आंसर देना है। अगर थीम्स पूछ दे तब आप थीम्स को डिस्कस करोगे, कुछ ऑथर्स और उनके वर्क्स को डिस्कस करोगे, दिखाओगे कि कैसे इन सारे थीम्स का यूज़ किया गया है, या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है वो पूछ दे तो आप स्टार्टिंग वाला सेक्शन लिखोगे। उसके बाद या एडवर्ड डब्ल्यू शेड के बारे में पूछ दे, उनके वर्क और इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे तो वो वाला सेक्शन लिखोगे। तो आप हमेशा ना अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना। हम एक ही वीडियो में बहुत सारा टॉपिक कवर अप करने की कोशिश किए हुए हैं ताकि हमको बार बार ढेर सारा वीडियो ना बनाना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो ऑथर है जेन रेस वाइट सरगैशोशी, जेन रेस की जो वाइट सरगैशोशी है, विच रीइमेजिन्स द स्टोरी ऑफ जेन आयर, जिसमें कि जेन आयर के स्टोरी को रीइमेजिन किया गया, इट मीन्स उसके स्टोरी की पुनः कल्पना की गई है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बेर्टा मैसन। बेर्टा मैसन जेन आयर की जो एक काफ़ी फेमस कैरेक्टर है, उसके पर्सपेक्टिव से एक क्रियोल वुमेन फ्रॉम जमाइका, जो कि एक क्रियोल इट मीन्स एक ब्लैक वुमेन रहती है जमाइका नाम की जगह से, तो उसी की स्टोरी को वाइट सरगैशोशी में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट है चिनुआ अचेबे's थिंग्स फॉल अपार्ट। इस पे तो हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वाइट सरगैशोशी पे भी कर रखे हैं। तो चिनुआ अचेबे की जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, विच डिपिक्स द क्लैश बिटवीन, जिसमें कि डिपिक्ट इट मीन्स वर्णन किया गया है क्लैश का, क्लैश इट मीन्स टकराव दिखाया गया है, संघर्ष दिखाया गया बिटवीन ट्रेडिशनल इग्बो सोसाइटी, एक पारंपरिक इग्बो समाज है, और द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन नाइजीरिया, और नाइजीरिया में जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इट मीन्स अंग्रेजों का शासन है ना, तो कैसे अंग्रेजों के शासन और इग्बो सोसाइटी के बीच संघर्ष होता है, कन्फ्लिक्ट होता है ना, वो जो है चिनुआ अचेबे's के थिंग्स फॉल अपार्ट में दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट ऑथर है सलमान रश्दी's मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रश्दी का जो मिडनाइट चिल्ड्रन है, विच ट्रेसेस द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न एट मोमेंट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जो कि ना उन बच्चों की लाइफ को ट्रेस करता है। ट्रेस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उन बच्चे के लाइफ के बारे में पता करवाता है, डिस्कवर करता है
जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय जन्मे थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना ब्रिटेन से, तो उस आज़ादी के टाइम, आज़ादी के रात को जिन बच्चों का जन्म हुआ था ना, तो उसके लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया है सलमान रश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन में। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स विच एक्सपोजेज द कास्ट सिस्टम एंड पॉलिटिकल वायलेंस। अरुंधति रॉय का जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है उसमें एक्सपोजेड इट मीन्स उजागर किया गया है कास्ट सिस्टम को, इट मीन्स जाति प्रथा दिखाई गई है, और पॉलिटिकल वायलेंस इट मीन्स राजनीतिक हिंसा को दिखाया गया है, राजनीतिक हिंसा को उजागर किया गया है। अब नेक्स्ट है एलिस वॉकर्स द कलर पर्पल। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन पे भी अपलोड है, जो सलमान रश्दी की वर्क है इस पे भी अपलोड कर रखे हैं, कलर पर्पल भी कर रखे हैं। तो एलिस वॉकर की जो कलर पर्पल है विच डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ ए ब्लैक वुमेन इन रूरल जॉर्जिया, तो एक ग्रामीण जॉर्जिया जगह है, तो उसमें जो ब्लैक वुमेन होती है ना, उनका कैसा लाइफ रहता है ना, वो दिखाने की कोशिश की गई है द कलर पर्पल में। नेक्स्ट है टॉनी मॉरिसन बिलवेड। टॉनी मॉरिसन का बिलवेड, ये भी काफ़ी फेमस वर्क है, काफ़ी टाइम से हमको रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए, बट अभी तक हम नहीं बनाए हुए हैं। तो जो टॉनी मॉरिसन का बिलवेड है ना, विच डील्स विद द ट्रॉमा ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, जो कि अमेरिका में स्लेवरी के ट्रॉमा से संबंधित है। मतलब अमेरिका में जो स्लेवरी चलता था, स्लेवरी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं गुलामी, लोगों को खरीदा जाता था, गुलाम बनाया जाता था ना, तो उसके ट्रॉमा से, उसके सदमे से रिलेटेड है बिलवेड, जो कि टॉनी मॉरिसन का वर्क है। तो हम लोग देख लिए कि इन सारे वर्क में कैसे वो सारा पोस्ट कॉलोनियल थीम्स को, इशू को डिस्कस किया गया है। अब नेक्स्ट है 3 मेजर लीडर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी आर। 3 जो प्रमुख लीडर हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के, वो है एडवर्ड डब्ल्यू शेड। हम बता दिए एडवर्ड डब्ल्यू शेड के हम ओरिएंटलिज्म वर्क को डिस्कस करेंगे इस वाले नोट्स में। फिर गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का कैन द सल्टर्न स्पीक, ये वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। एंड होमी के भाभा, और होमी के भाभा का द लोकेशन ऑफ कल्चर से हाइब्रिडिटी, एम्बिवेलेंस और मिमिक्री को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडवर्ड डब्ल्यू शेड के बारे में डिस्कस किए हुए हैं आगे, एडवर्ड डब्ल्यू शेड के ओरिएंटलिज्म को। एडवर्ड डब्ल्यू शेड के ओरिएंटलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए तभी आपको ये वाला सेक्शन लिखना है। एडवर्ड डब्ल्यू शेड वाज बोर्न इन जेरूशलम फिलिस्तीनियन। एडवर्ड डब्ल्यू शेड का जो जन्म हुआ था जेरूशलम के फिलिस्तीनियन में हुआ। ही अटेंडेड ए ब्रिटिश स्कूल इन कायरो, कायरो में जो है वो ब्रिटिश स्कूल अटेंड किया, मतलब स्टार्टिंग एजुकेशन कायरो से ही लिए। एंड गॉट हायर एजुकेशन एट प्रिंसटन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना हायर एजुकेशन प्राप्त किए। फ्रॉम 1963 से अंटिल हिज डेथ, अपने डेथ तक ही वॉज ए प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर थे ऑफ इंग्लिश के एंड कंपैरेटिव लिटरेचर के एंड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क। मतलब 1963 से अपने डेथ तक है ना, ये प्रोफेसर थे इंग्लिश के और कंपैरेटिव लिटरेचर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो कि न्यूयॉर्क में है। ही इमर्ज्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम इन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज में ना एक मोस्ट प्रोमिनेंट इट मीन सबसे प्रमुख नेम के रूप में, सबसे प्रमुख नाम के रूप में ये उभरे। एंड कंसिडर्ड एज पायोनियर इन द फील्ड, और पोस्ट कॉलोनियल फील्ड में ना ये पायोनियर के रूप में जाने जाते हैं। पायोनियर इट मीन्स अगुआ, जो स्टार्ट किया उस फील्ड को, तो सबसे पहले उस फील्ड के बारे में डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू एस्क्रॉफ्ट एंड अहलूवालिया, एस्क्रॉफ्ट और अहलूवालिया के अनुसार द फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज की जो क्षेत्र है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का, वुड नॉट बी व्हाट इट इज टुडे, कि वो वैसा नहीं होता जैसा कि आज है, विदाउट द वर्क ऑफ एडवर्ड शेड, बिना एडवर्ड शेड के वर्क के। मतलब अगर हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से एडवर्ड शेड के वर्क को हटा देना, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को, लिटरेचर को वैल्यू मिला हुआ है ना, तो वैसा वैल्यू नहीं मिला हुआ होता अगर उसमें एडवर्ड डब्ल्यू शेड का वर्क शामिल नहीं होता। अब नेक्स्ट है, यहाँ से हम एडवर्ड शेड के बुक ओरिएंटलिज्म के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। एडवर्ड शेड बुक ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड शेड का जो बुक है ओरिएंटलिज्म, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। उसको ना बिगिनिंग माना जाता है, बिगिनिंग के रूप में चिन्हित किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज का। इट वाज रिटन इन द ईयर 1978, इसको जो है ओरिएंटलिज्म को लिखा गया ईयर 1978 में। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म के इंट्रोडक्शन में सेट प्रेजेंट्स द डेफिनेशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, जो एडवर्ड शेड है वो ओरिएंटलिज्म का डेफिनेशन देते हैं इन द फॉलोइंग मैनर, निम्नलिखित तरीके से। वो आगे जो है हम 2 तरीके से डिफाइन किए हुए ओरिएंटलिज्म को। ओरिएंटलिज्म इज ए वे ऑफ कमिंग टू टर्म विथ ओरिएंट्स। ओरिएंटलिज्म जो है एक टर्म है, एक तरीका है तालमेल बैठाने का ओरिएंट्स के साथ। ओरिएंट्स जो है ना वो ईस्ट के लोगों को कहा जाता है, इट मीन्स पूर्व के जो लोग हैं, पूर्वी देश के लोग, उनको ओरिएंट्स कहा गया है। पूर्व में जो है मेनली एशिया के लोग आ जाते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द ओरिएंट्स स्पेशल प्लेस इन यूरोपियन वेस्टर्न एक्सपीरियंस, जो कि आधारित होता है ओरिएंट्स स्पेशल प्लेस
में यूरोपियन वेस्टर्न के एक्सपीरियंस पे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है इट इज़ ए वेस्टर्न स्टाइल। यहाँ पे इट की जगह पे आप ओरिएंटलिज्म भी लिख सकते हो कि ओरिएंटलिज्म जो है एक वेस्टर्न स्टाइल है, वेस्टर्न तरीका है फॉर डोमिनेटिंग इट मीन शासन करने के लिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, एंड रिस्ट्रक्टिंग इट मीन्स पुनर्गठन करने के लिए, एंड हैविंग अथॉरिटी ओवर द ओरिएंट्स, और ओरिएंट्स इट मीन्स हम बताए थे ना पूर्व के लोगों पे अथॉरिटी इट मीन्स अधिकार बनाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए। ठीक है, ओरिएंटलिज्म को एक वेस्टर्न तरीका भी माना गया है, ओरिएंट्स पे इट मीन्स पूर्वी लोगों पे अपना अधिकार जमाने के लिए, शासन करने के लिए। तो ये 2 डेफिनेशन हो गया ओरिएंटलिज्म का। आगे है द बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस बुक को ओरिएंटलिज्म को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, दूसरा है ओरिएंटलिज्म स्ट्रक्चर एंड रिस्ट्रक्चर, थर्ड है ओरिएंटलिज्म नाउ। इन दिस बुक, इस बुक में एडवर्ड सेड आर्ग्यू अबाउट द थिंकिंग ऑफ ईस्टर्न एंड पॉलिटिकल स्कॉलर अबाउट द ईस्टर्न वर्ल्ड। मतलब ईस्टर्न वर्ल्ड के बारे में जो है, ईस्टर्न इट मीन्स जो ईस्ट के लोग हैं, और पॉलिटिकल स्कॉलर इट मीन्स जो राजनीतिक विद्वान हैं वो क्या सोचते हैं ना, उसके बारे में भी जो है एडवर्ड शेड तर्क देते हैं। हियर एडवर्ड शेड हैज़ एग्जामिन, यहाँ पे जो है एडवर्ड शेड एग्जामिन मीन्स जांच करते हैं, निरीक्षण करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं स्कैन करते हैं द हिस्टोरिकल इट मीन्स ऐतिहासिक, राजनीतिक एंड कल्चरल व्यूज का, कल्चरल दृष्टिकोण का ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज के विच हैव बीन ऑक्यूपाइड एंड रूल्ड बाय द वेस्ट। जिसको कि ऑक्यूपाइड इट मीन्स जिसको अधिकार में कर लिया गया था और शासन किया गया था वेस्ट के लोगों के द्वारा। एडवर्ड सेड आर्ग्यूज दैट, आगे एडवर्ड सेड तक देते हैं कि यूरोपियंस डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, कि यूरोपियंस जो हैं इट मीन्स जो वेस्ट के लोग हैं ना, वो वर्ल्ड को 2 भाग में बांट दिए, ईस्ट और वेस्ट के रूप में, जिसके लिए कि ऑस्ट्रेडियन एंड ओरिएंट टर्म भी यूज किया जाता है। दिस वॉज टोटली इलॉजिकल आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन, और ये जो डिस्टिंक्शन था, ये जो अंतर था ना, वो बिल्कुल इलॉजिकल, तर्कहीन और आर्टिफिशियल इट मीन्स कृत्रिम था, बनावटी था। दे मेड दिस डिस्टिंक्शन, और ये जो यूरोपियन लोग डिवाइड किए तो वो जो डिस्टिंक्शन किए, बंटवारा किए, फ्रॉम देयर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने खुद के दृष्टिकोण से किए, डिवाइडिंग इनटू अस एंड देम, और डिवाइड कर दिए अस और देम में। यूरोपियंस क्लेम दैट, यूरोपियन जो है क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि दे वेयर ए सुपीरियर रेस, कि हम लोग जो है एक सुपीरियर रेस है, मतलब थोड़ा सा उच्च तबके के लोग हैं, यूरोपियंस ऐसा मानते हैं, टू द पीपल ऑफ ईस्ट के लोगों से। ठीक है, वेस्टर्न लोग इट मीन्स जो यूरोपियन लोग हैं खुद को थोड़ा अपर लेवल का बता रहे हैं, उच्च लेवल का बता रहे हैं ईस्ट के लोगों से। दे क्लेम्ड दैट, वे दावा करते हैं कि द एम ऑफ कॉलोनाइजेशन, की कॉलोनाइजेशन का जो एम है, कॉलोनाइजेशन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो अंग्रेज जो शासन किए, तो उसका जो उद्देश्य था वॉज टू सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ ईस्ट। उसका उद्देश्य था कि जो ईस्ट के अनसिविलाइज्ड लोग हैं ना, असभ्य लोग हैं, उनको सिविलाइज करना, ऐसा जो है यूरोपियन लोग क्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, द अरब्स आर डिफाइंड एज अनसिविलाइज्ड पीपल, जो अरब के लोग हैं उनको डिफाइन किया गया था अनसिविलाइज्ड पीपल के रूप में यूरोपियंस के द्वारा। इंडियंस एज सुपरस्टिशियस एंड बेगरली, जो इंडियंस इट मीन्स भारतीय हैं उनको सुपरस्टिशियस इट मीन्स अंधविश्वासी बताया गया था, और बेगरली इट मीन्स निर्धन और गरीब बताया गया था यूरोपियन के द्वारा। एंड इस्लाम एज द रिलीजन ऑफ टेरर, और इस्लाम को जो है टेरर का रिलीजन बताया गया था, आतंकवाद का धर्म बताया गया था यूरोपियंस के द्वारा। इस तरीके से जो है ना यूरोपियन लोग ईस्ट के लोगों को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सेड के अनुसार द नॉलेज अबाउट द ईस्ट इज जनरेटेड नॉट थ्रू एक्चुअल फैक्ट्स, की जो यूरोपियन लोग जो है ईस्ट से संबंधित नॉलेज इकट्ठा किए ना, वो एक्चुअल फैक्ट्स इट मीन्स तथ्य पे आधारित नहीं था, वास्तविक, बट थ्रू इमेजिन कंस्ट्रक्ट्स, बट वो इमेजिन इट मीन्स काल्पनिक, कंस्ट्रक्ट इट मीन्स कल्पना के द्वारा निर्माण कर लिया गया। सच नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू, और ये जो नॉलेज इकट्ठा किया गया ईस्ट के लोगों के बारे में, वेस्टर्न लोगों के द्वारा, वो किया गया लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इट मीन्स ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। कोई ये एक्चुअल फैक्ट पे बेस्ड नहीं था। इन द फर्स्ट पार्ट, अब जो हम बताए थे कि बुक को 3 पार्ट में बांटा गया ना, तो उसमें से हम पहले पार्ट्स को डिस्कस किए हुए हैं। तो जो पहला पार्ट है द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सेड डिस्क्राइब हाउ द साइंस ऑफ ओरिएंटलिज्म डेवलप्ड। इसमें जो है एडवर्ड सेड डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो है ओरिएंटलिज्म का साइंस जो है विज्ञान डेवलप्ड हुआ, एंड हाउ द वेस्टर्न्स, और कैसे जो है वेस्टर्न इट मीन्स जो यूरोपियन है स्टार्टेड कंसिडरिंग द ओरिएंटल्स एज नॉन ह्यूमन बींग्स, कि कैसे जो यूरोपियन लोग हैं ना वो ओरिएंटल्स को इट मीन्स पूर्व के लोगों को नॉन ह्यूमन बींग्स समझने लगे, नॉन ह्यूमन बींग्स इट मीन्स अमानवीय समझने लगे। दे डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 2 पार्ट्स, वे लोग वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर्स एंड देयर्स, आवर और देयर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू। दे ड्रू इमेजिनरी जोग्राफिकल लाइन टू डिमार्केट देम, वे लोग जो है एक काल्पनिक जोग्राफिकल इट मीन्स भौगोलिक लाइन भी खींचते हैं, भौगोलिक रेखा खींचते हैं
ईस्ट के लोगों को विभाजित करने के लिए दे रिगार्डेड द ओरिएंटल्स एज बैकवर्ड। दे इट मीन्स जो हम लोग बोल सकते हैं वेस्टर्न और यूरोपियंस जो है ना, वो ना ओरिएंटल्स को इट मीन्स पूरब के लोगों को मानते थे बैकवर्ड, इट मीन्स पिछड़ा, अनसिविलाइज्ड इट मीन्स असभ्य, एंड वायलेंट इट मीन्स हिंसक। दे थॉट, वे सोचते हैं, इट मीन्स वेस्ट के लोग सोचते हैं कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द कॉलोनाइजेशर्स, कि ये कॉलोनाइजेशर्स का ड्यूटी है, इट मीन्स वो बोलते हैं कि ये हम लोग का ड्यूटी है टू एजुकेट एंड सिविलाइज देम, कि हम लोग ना ईस्ट के लोगों को सिविलाइज करे, एजुकेट करे, सभ्य बनाए और शिक्षा दे। फॉर देम, उनके लिए कॉलोनाइजेशन वॉज ए ब्लेसिंग फॉर द ओरिएंटल्स, उनके लिए जो है कॉलोनाइजेशन जो है ना वो ओरिएंटल्स के लिए इट मीन्स पूरब के देशों के लिए ना एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। ये खुद मतलब यूरोपियंस लोग जो है अपना तारीफ कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म वॉज, और जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट मीन्स पहलू है ओरिएंटलिज्म का वो है दैट द यूरोपियंस डिफाइंड देमसेल्फ, कि यूरोपियन जो लोग हैं, जो वेस्ट के लोग हैं, वो खुद को डिफाइन करते हैं बाय डिफाइनिंग ओरिएंटल्स, मतलब ओरिएंटल्स को डिफाइन करके, ईस्ट के लोगों को डिफाइन करके जो है ना ये वेस्ट के लोग, यूरोपियन लोग खुद को डिफाइन करते हैं। अब कैसे वो हम आगे समझाए हुए। दे एट्रीब्यूटेड द क्वालिटीज लाइक लेजीनेस, इरेशनैलिटी, अनसिविलाइज्डनेस एंड क्रडनेस टू ओरिएंटल्स। वो क्या बताते हैं ना कि ओरिएंटल्स जो है ना वो क्या है, लेजीनेस इट मीन्स उनके अंदर लेजीनेस होता है, लेजी होते हैं, इरेशनैलिटी इट मीन्स विवेकहीनता होती है, अनसिविलाइज्डनेस इट मीन्स असभ्य होते हैं, एंड क्रडनेस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कच्चे, मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि ना हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ना हो। तो इस तरीके से ना यूरोपियन लोग डिस्क्राइब किए हुए हैं ओरिएंटल्स को, इट मीन्स पूर्व के लोगों को, बाय कॉलिंग देम सो, मतलब उन लोगों को इस तरीके से डिफाइन करने के बाद दे डिफाइन देमसेल्फ, वो लोग जो है खुद को डिफाइन करते हैं एज रैशनल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं विवेकी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा विवेक हो। यूरोपियन लोग जो है ओरिएंट्स को इरेशनल बोलते हैं, इट मीन्स विवेक रहित बोलते हैं, तो खुद को बोलते हैं कि मेरे अंदर, हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा विवेक है। सिविलाइज्ड, खुद को सिविलाइज्ड बोले तो उन लोग को अनसिविलाइज्ड बोल देते हैं। हार्ड वर्किंग खुद को बोलते हैं तो उन लोग को लेजी बोल देते हैं। एंड रिफाइंड, खुद को शुद्ध एकदम मतलब होता है रिफाइंड वर्जन मानते हैं तो उनको क्रेडनेस कच्चा वर्जन मानते हैं। तो इस तरीके से ना यूरोपियन लोग जो है ओरिएंटल्स को डिफाइन करके, उनको अनसिविलाइज्ड, लेजी डिफाइन करके, खुद को सिविलाइज्ड और हार्ड वर्किंग बता के, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि कैसे ओरिएंटल्स को डिफाइन करके यूरोपियन लोग खुद को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट है इन द सेकेंड पार्ट में एडवर्ड से टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चर एंड रिस्ट्रक्चर ऑफ ओरिएंटलिज्म। एडवर्ड से जो है स्ट्रक्चर इट मीन्स संरचना और रिस्ट्रक्चर इट मीन्स पुनर्गठन के बारे में बात करते हैं और ओरिएंटलिज्म के। दे सेड दैट, वे कहते हैं कि द पीपल ऑफ द ईस्ट वेर टू नाइव, कि ईस्ट के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा नाइव इट मीन्स भोले भाले हैं, मतलब उनके अंदर छल कपट नहीं है। दे वेर नॉट क्लेवर, विटी, डिप्लोमेटिक एंड फार साइटेड लाइक यूरोपियंस। वे कहते हैं कि ना जो पूर्व के लोग हैं वे यूरोपियंस की तरह चालाक, तेज बुद्धि वाले, डिप्लोमेटिक और फार साइडेड मीन्स जो दूर की सोचे, दूर तक सोचे, वैसे नहीं थे। दे डिड नॉट नो हाउ टू डील विद द क्रूएल वर्ल्ड, मतलब पूर्व के जो लोग हैं वो नहीं जानते थे कि इस क्रूएल वर्ल्ड के साथ, इस बुरे वर्ल्ड के साथ कैसे डील किया जाए, कैसे उनका सामना किया जाए। देयरफॉर दे रिक्वायर्ड द फादरली रोल ऑफ द यूरोपियंस टू हेल्प देम, इसलिए उनकी मदद के लिए ना यूरोपियन लोगों के फादरली रोल इट मीन्स पितृतुल्य भूमिका आवश्यक थी। दे ऑल्सो क्लेम दैट, वे दावा करते हैं कि द ओरिएंटल्स हैव नॉट डेवलप्ड एज ए नेशन, कि ओरिएंटल्स जो है एक नेशन के रूप में डेवलप नहीं हुए थे, एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हुए थे। यूरोपियंस थॉट दैट, यूरोपियंस ऐसा सोचते हैं कि दे वेयर बायोलॉजिकली सुपीरियर टू ओरिएंटल्स, कि वे लोग जो है ना ओरिएंटल्स से इट मीन्स पूर्व के लोगों से ना बायोलॉजिकली इट मीन्स जैविक रूप से ही सुपीरियर है, बड़े हैं। टू जस्टिफाई दिस क्लेम्स, और इन क्लेम्स को, इन दावों को जस्टिफाई करने के लिए, सही साबित करने के लिए दे पुट फॉरवर्ड डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वे ना डार्विन का जो इवोल्यूशन वाला थ्योरी है, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है, उसको आगे रखते हैं। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार ना इंसान और जंतुओं में किस तरीके से एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से एक क्रमिक विकास होता है ना, उसको डिस्कस किया गया है। किस तरीके से जो हमारे एंसेस्टर इट मीन्स पूर्वज थे वो चिंपांजी से रिलेटेड थे, जिनको कि होमोसेपियंस कहा जाता था, और कैसे जो है इंसान, पेड़ पौधे, जंतु एक दूसरे से संबंधित थे ना। तो ये सारा चीज़ ना डार्विन के इवोल्यूशन के थ्योरी में, विकासवाद के सिद्धांत में डिस्कस किया गया है। तो अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए यूरोपियन लोग डार्विन के थ्योरी का भी सहारा लेते हैं। इन थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट में ऑफ द बुक के एडवर्ड से डिस्कसेस ओरिएंटलिज्म नाउ को डिस्कस कर। ही स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग, वह यह बात कहते हुए शुरू करते हैं, हाउ द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड वाज शेप्ड बाय द कॉलोनाइजेशन ऑफ द यूरोपियंस, कि कैसे यूरोपियंस के कॉलोनाइजेशन की वजह से, यूरोपियंस
लोगों के उपनिवेशीकरण के कारण जो है ज्योग्राफी को, पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफी को, इट मीन्स दुनिया के भूगोल को एक आकार दिया गया। देयर वॉज ए क्वेस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, जो भूगोल के ज्ञान की खोज की गई, विच बिकेम द बेसिक ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो यही जो है ना ओरिएंटलिज्म का बेसिक बना, इट मीन्स आधार बना। द अर्लियर ओरिएंटलिस्ट वेयर साइलेंट ऑब्जर्वर, अर्लियर इट मीन्स शुरुआती जो ओरिएंटलिस्ट थे ना वो साइलेंट ऑब्जर्वर थे, शांति से निरीक्षण करते थे। बट द न्यू ओरिएंटलिस्ट टुक पार्ट इन द रूटीन डे टू डे लाइफ ऑफ ओरिएंट्स, लेकिन जो न्यू ओरिएंटलिस्ट हैं वो डे टू डे इट मीन्स दैनिक जीवन की दिनचर्या में भी जो है भाग लेते हैं ओरिएंट्स के। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, द सेंटर ऑफ ओरिएंटलिज्म मूव फ्रॉम यूरोप टू यूएसए। जो सेंटर था, मेन केंद्र पहले यूरोप था ओरिएंटलिज्म का, लेकिन वो मूव होके यूएसए आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब सारा पावर यूरोप से यूएसए के हाथ में आ गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस रिलेटिंग टू फिलोलॉजी एंड सोशल साइंस। फिलोलॉजी इट मीन्स भाषा शास्त्र और सामाजिक शास्त्र से रिलेटेड जो है ट्रांसफॉर्मेशन आया, परिवर्तन आया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद द यूरोपियन कॉलोनीज वेयर लॉस्ट, यूरोपियन कॉलोनीज जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, मतलब यूरोपियन के हाथ से पूरी तरह से पावर खत्म हो गई थी। बट द प्रिजुडिस अगेंस्ट द ओरिएंटल्स कंटिन्यू, लेकिन जो प्रिजुडिस थी इट मीन्स पूर्वाग्रह था, इट मीन्स होता है ना एक पक्षपात जो ओरिएंटल्स के अगेंस्ट चल रहा था, मतलब उन ईस्ट के लोगों को छोटा माना जाता था, वो अभी भी कंटिन्यूड था, इट मीन्स वो कंटिन्यू चल ही रहा था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दे बिलीव दैट अरब्स वेयर क्रूएल एंड वायोलेंट, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी लोगों का ऐसा मानना था कि अरब के लोग जो होते हैं वो क्रूएल, क्रूर होते हैं, वो वायलेंट मीन्स हिंसक होते हैं। जापानीज वेयर ऑलवेज एसोसिएटेड विद कराटे, और जापानीज जो लोग होते हैं वो हमेशा कराटे से संबंधित होते हैं। एंड द मुस्लिम वेयर ऑलवेज कंसिडर्ड टेररिस्ट, और मुस्लिम्स को जो है हमेशा से टेररिस्ट माना गया वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी, ये पूर्वाग्रह जो है वो कंटिन्यू ही था। दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि डिस्पाइट ग्लोबलाइजेशन एंड अवेयरनेस, ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं वैश्वीकरण के बाद, अवेयरनेस इट मीन्स जागरूकता के बाद भी अबाउट द वर्ल्ड के बारे में, द बायस परसिस्टेड अमंग द पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग थे, विकसित देशों के लोग थे ना, उनके अंदर अभी भी जो है पूर्वाग्रह कायम था, पक्षपात कायम था, वो अभी भी ईस्ट के लोगों को छोटा ही समझते थे और खुद को बड़ा ही समझते थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद की भी स्थिति ऐसी ही थी। तो यहाँ पे लगभग खत्म हो गया ओरिएंटलिज्म वाला सेक्शन, अब थोड़ा सा बस कंक्लूजन वाला सेक्शन बचा हुआ है। दस इस प्रकार ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सेड, ओरिएंटलिज्म जो कि एडवर्ड सेड के द्वारा लिखा गया, इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, उसको पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का ना सबसे इन्फ्लुएंशियल इट मीन्स प्रभावशाली वर्क माना जाता है। इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 36 लैंग्वेज, इट मीन्स 36 से भी ज्यादा भाषाओं में ओरिएंटलिज्म जो वर्क है उसको ट्रांसलेट किया गया। इट मेक्स इट ट्रिमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न थिंकिंग, ट्रिमेंडियस इन्फ्लुएंस इट मीन्स जबरदस्त प्रभाव डालता है मॉडर्न थिंकिंग पे भी यह। एंड आउटलुक अबाउट द ओरिएंट, और ओरिएंट को लेके जो मॉडर्न थिंकिंग है या फिर दृष्टिकोण है उस पर भी जो ओरिएंटलिज्म वर्क है ना वो काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। अल्दाव, हालांकि देयर वेर सेवरल क्रिटिक्स एंड थिंकर्स हु क्रिटिसाइज एडवर्ड सेड्स, उसके बाद भी जो है ढेर सारे क्रिटिक्स आए, आलोचक आए और थिंकर्स आए जो कि एडवर्ड सेड को क्रिटिसाइज किए, मतलब उनकी आलोचना किए, कंटेंशंस उनके विरोध किए। बट ही रिफ्यूटेड द चार्जेस क्वाइट रैशनली, लेकिन ही इट मीन्स जो एडवर्ड सेड है ना इन सारे चार्जेस को, इन सारे मतलब विरोध को ना रिफ्यूट किए, रिफ्यूट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उनका खंडन किए, उनको झूठा ठहराए। क्वाइट रैशनली इट मीन्स तर्क के साथ, ठीक है, तर्क के साथ जो है क्रिटिक्स के और थिंकर्स के ना विरोध को, थिंकर्स के आलोचना को एडवर्ड सेड जो है वो झूठा ठहराए हैं। तो इस चीज के साथ एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म वाला सेक्शन जो है खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो जो है यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो दो बच गया, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के बारे में और होमी के भाभा के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, और भी लंबा हो जाता है, वो भी कम से कम 25-30 मिनट का तो होगा ही दोनों मिला के लेक्चर। तो यहाँ पे ये नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो नोट्स हैं 2-3 दिन में टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे, टेलीग्राम से आप नोट्स ले सकते हो। कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।